गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा लिटरेरी टर्म है डेकोरम। डेकोरम का अगर हम हिंदी में लिटरेरी मीनिंग देखते हैं तो इसका मतलब होता है शिष्टाचार। लिटरेचर के अकॉर्डिंग डेकोरम रेफर्स टू द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ बिहेवियर, स्पीच और स्टाइल इन लिटरेचर वेयर कैरेक्टर्स और लैंग्वेज मैच द सिचुएशन और सेटिंग। तो यहाँ पे डेकोरम का मतलब क्या होता है कि किसी कैरेक्टर का अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसकी स्पीच कैसी होनी चाहिए, स्टाइल कैसी होनी चाहिए, लिटरेचर के अंदर ये चीज़ दिखाता है डेकोरम। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कि मान लो हमारा कैरेक्टर जो है किसी पार्टी के अंदर है या फिर किसी शादी के अंदर है, तो वहाँ पे उसका डेकोरम के हिसाब से उसका जो बिहेवियर होगा, उसकी जो स्पीच होएगी वो कैसी होनी चाहिए कि इसका बिहेवियर थोड़ा खुशमिजाज होना चाहिए सब लोगों के लिए। वो या तो बधाई दे रहा हो, गले लगा रहा हो, तो मतलब सब कुछ क्या है, हैप्पी माहौल होना चाहिए। वहीं पे मान लो कि अगर कैरेक्टर थोड़ा किसी के फ्यूनरल में जा रहा है तो वहाँ पे उसका जो सिचुएशन के हिसाब से बिहेवियर होगा, स्पीच होएगी, स्टाइल होएगी, वो एकदम सैड हो जाएगी, है ना। तो जिस तरीके से सिचुएशन दिखाई जा रही है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कैसा है अपना व्यवहार दिखाना है, तो इसी चीज़ को हम डेकोरम कहते हैं। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी डिनोमेन। डिनोमेन प्रोनाउंस्ड डेनोमेन इज़ ए लिटरेरी टर्म डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड अननोटिंग और अनटाइंग। तो यहाँ पे ये फ्रेंच वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है अननोटिंग और अनटाइंग, मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें गांठ उलझी हुई थी तो उसको क्या किया जा रहा है, खोला जा रहा है। इट रेफर्स टू द फाइनल पार्ट और ऑफ ए नरेटिव where the complexities of the plot are resolved and the story reaches its conclusion। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टोरी के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी प्लॉट के अंदर, उनको क्या है रिसॉल्व कर दिया जाता है, स्टोरी जो है अपने फाइनल कंक्लूजन पे आ जाती है। दिस इज़ द पॉइंट है वेयर द टेंशन इज़ रिलीज्ड। यहाँ पे टेंशन जो है सारी रिलीज हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। कन्फ्लिक्ट्स आर सेटल्ड एंड एनी रिमेनिंग मिस्ट्रीज़ और क्वेश्चंस आर क्लैरिफाइड। और कोई भी रिमेनिंग मिस्ट्रीज़ होती हैं या क्वेश्चंस होते हैं वो पूरी तरीके से क्लैरिफाई कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट। द डिनोमेन अकर आफ्टर द ट्रैजिक डेथ ऑफ रोमियो एंड जूलियट। द फ्यूडिंग फैमिलीज द कैपुलेट एंड मोंटेग्यूज realize the futility of their enmity and reconcile, bringing the closer to the story। तो यहाँ पे रोमियो एंड जूलियट के अंदर क्या होता है, इनकी स्टोरी का कंक्लूज़न कैसे निकलता है कि रोमियो और जूलियट की जो है डेथ हो जाती है और इसके बाद जो फैमिलीज़ होती हैं ये अपने फ्यूटाइल एनिमिटी पर दुख मनाते हैं कि क्यों इनकी जो फालतू की दुश्मनी थी उनकी वजह से उनके बच्चे मारे गए, और लास्ट में क्या है वो रिकंसाइल हो जाते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे कंक्लूज़न निकलता है स्टोरी का। उसी तरीके से J.K. रोलिंग की जो हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज़ है, इसका जो डिनोमेंट निकलता है वो कैसे निकलता है कि जो हैरी पॉटर है वो डिफीट कर देता है वोल्डेमॉर्ट को इन द बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स। तो स्टोरी जो है शिफ्ट होती है लास्ट में कंक्लूज़न दिखाते हुए कि 19 ईयर्स लेटर शोइंग हैरी, रॉन एंड हरमाइनी एज अडल्ट लिविंग पीसफुल लाइव्स प्रोवाइडिंग अ सेंस ऑफ क्लोजर टू द सीरीज़। तो यहाँ पे क्या है 19 साल बाद का सीन दिखाया जाता है आफ्टर डिफीट ऑफ वोल्डेमॉर्ट। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि हैरी, रॉन और हरमाइनी जो हैं अडल्ट हो चुके हैं और वो अपनी ज़िंदगी को बहुत पीसफुली जी रहे हैं। उसी तरीके से हमारी हिंदी मूवी के अंदर अगर आपने कभी देखा हो दिलवाले दुल्हनिया, उसके अंदर भी जो लास्ट सीन होता है जब शाहरुख खान राज जब वो ट्रेन में जा रहा होता है तो बाबूजी सिमरन का हाथ छोड़ के उससे कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी। तो यहाँ पे क्या है कंक्लूज़न निकल जाता है कि हमें पता लग जाता है कि जो राज और किरण है ये एक हो चुके हैं और कोई ऐसा सीन नहीं रहा, कोई ऐसी मिस्ट्री फाइनल पीछे नहीं रही जो कि एक सस्पेंस क्रिएट करे। डेनोमा के अपोजिट हमने एक लिटरेरी टर्म पढ़ी थी क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर के अंदर क्या दिखाया जाता है कि स्टोरी के लास्ट में एक सस्पेंस छोड़ा जाता है, जैसे बाहुबली के अंदर एक सस्पेंस छोड़ा गया था। इसको हमने याद कैसे किया था, क्लिफ हैंगर में क्लिफ का मतलब होता है पहाड़ और हैंगर मतलब होता है टंगा हुआ।
तो जो हमने हमारा प्रोटोगोनिस्ट था उसको क्लिफ पर टांग दिया था, क्लिफ पर मतलब पहाड़ पे टांग दिया था, जिसमें हमें लास्ट में एक सस्पेंस रह जाता है कि इस पहाड़ पर से जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है वो बच पाएगा या फिर गिर जाएगा, मर जाएगा, क्या होगा। तो यहाँ पे एक सस्पेंस जो है हमारा रह गया था, तो उसको हम कहते हैं क्लिफ हैंगर, जहाँ पे स्टोरी के लास्ट में एक सस्पेंस रह जाता है और उसी के अपोजिट जो है डिनोमा होता है, जिसके अंदर पूरी स्टोरी जो है अपने कंक्लूज़न पे छूटती है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म था हमारा डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब होता है कि एक फोर्सफुल और बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग, कि ये एक बिटर और वर्बल अटैक होता है किसी के अगेंस्ट में, किसी समवन के या किसी समथिंग के। इन लिटरेचर इट इज़ रिटोरिकल डिवाइस वेयर द ऑथर और ए करेक्टर डिलीवर अ पैशनेट एंड ऑफन एंगर स्पीच। यहाँ पे एक एंगर स्पीच दी जाती है इधर बाय द ऑथर और बाय ए कैरेक्टर, एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल और कंडेमिनेशन। तो ये जो एंगर स्पीच होती है किसी कैरेक्टर की, वो एक्सप्रेस करती है उसके डिसअप्रूवल और कंडेमिनेशन को। डायट्राइब्स आर ऑफन यूज टू हाईलाइट अ कैरेक्टर्स इमोशंस। तो ये डायट्राइब का यूज़ क्यों किया जाता है? हाईलाइट करने के लिए कि कैरेक्टर का इमोशन क्या है, उसको दिखाने के लिए, उसके फ्रस्ट्रेशंस को। एंड दे कैन बी एम्ड एट इंस्टीट्यूशन। तो इन टोटल हम कह सकते हैं कि डायट्राइब क्या है? एक स्पीच होती है जो कि एंगर स्पीच होती है किसी कैरेक्टर की, जो उसकी इमोशंस को हाईलाइट कर रही होती है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारे डिकोटॉमी। डिकोटॉमी एक लिटरेरी टर्म होती है जो डिस्क्राइब करती है डिवीज़न और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू अपोजिंग और एंटायरली डिफरेंट कंसेप्ट्स को, आइडियाज़ को, कैरेक्टर्स को और थीम को। तो यहाँ पे दो हमारे आइडियाज़, कंसेप्ट या कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं जिनके बीच में हमें एक कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। इट ऑफन रिप्रेजेंट अ शार्प कॉन्ट्रास्ट दैट हाईलाइट द डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिंग एलिमेंट्स। Dichotomies are commonly used in literature to create tension, explore dualities, or emphasize the conflict between two contrasting forces. तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि इसका यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, टेंशन क्रिएट करने के लिए। ये एम्फेसाइज करता है कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग फोर्सेस, जैसे कि हो सकता है कि गुड और एविल्स के बीच में, लाइट और डार्कनेस के बीच में, नेचर और सिविलाइजेशन के बीच में। ये दोनों टर्म जो हैं आपस में एक दूसरे से पूरे अलग अलग होते हैं। तो इन दो अलग अलग टर्म्स को, आइडियाज़ को, कंसेप्ट को, थीम को, या फिर किसी भी ऐसी दो चीज़ें जो आपस में पूरी तरीके से अलग हैं, उनके बीच के कॉन्ट्रास्ट को ही हम डाइकोटॉमी कहते हैं, या फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन डिकोटॉमी भी कहीं कहीं बोली जाती है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म है हमारी डिडक्टिसिज्म। ये एक लिटरेरी टर्म है दैट रेफर्स टू वर्क दैट आर इंटेंडेड टू टीच, इंस्ट्रक्ट और कन्वे अ मोरल लेसन। ये हमें एक टीच करती है या इंस्ट्रक्ट करती है या कन्वे करती है एक मोरल लेसन को। द प्राइमरीली एम ऑफ डाइडेक्टिक लिटरेचर इज़ टू प्रोवाइड एजुकेशनल कंटेंट ऑफन फोकसिंग ऑन एथिकल, मोरल और फिलोसफिकल टीचिंग्स। यहाँ पे इसका मेन फोकस ही यही होता है कि वो कुछ एथिक्स सिखा के जाए, कुछ मोरल सिखा के जाए, हमें कुछ ऐसी टीचिंग्स दे। While all literature can be informative, didactic literature explicitly emphasize instructions. तो ये पूरा इसका जोर रहता है, emphasize करती है instructions पे। It can be found in various forms including poetry, prose or plays where the narrative is often secondary to the lesson being taught. ये किसी भी फॉर्म में पाई जा सकती है। ये पोइट्री भी हो सकती है, प्रोज भी हो सकती है, या फिर कोई प्ले हो सकता है जिसका मेन मोटिव जो होता है वो हमें कुछ लेसन टॉट करना होता है। एग्जाम्पल के लिए पंचतंत्र, ए कलेक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन फेबल्स, इज़ डाइडेक्टिक इन नेचर। द स्टोरीज यूज एनिमल्स एंड नेचर टू टीच वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स एंड प्रैक्टिकल विजडम, फोकसिंग ऑन एथिक्स, गवर्नेंस एंड रिलेशनशिप। तो यहाँ पे पंचतंत्र की कहानियाँ आपने बचपन में पढ़ी होंगी। तो वहाँ पे क्या है, ये एक तरीके का डाइडेक्टिक लिटरेचर है जहाँ पे हमें एनिमल्स के थ्रू, नेचर के थ्रू कुछ टीचिंग्स देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे इसको क्या है, फेबल भी कहा गया है। फेबल का मतलब होता है एक ऐसी लिटरेरी टर्म जहाँ पे हम एनिमल्स को एज ए यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स के तौर पे, जो कि हमें एक मोरल लेसन देते हैं। अब ट्राई करते हैं हम इनको हैंड टू हैंड लर्न करने का।
सबसे पहला वर्ड था हमारा डेकोरम। डेकोरम का मतलब हमें वैसे ही पता होता है, शिष्टाचार, और इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। डेकोरम में जैसे शिष्टाचार में क्या होता है कि हम हमारे माहौल के हिसाब से अगर हैं तो वो हमें सभ्य बोलेंगे। उसी तरीके से अगर कहानी का कैरेक्टर का बिहेवियर, उसकी स्पीच, उसकी स्टाइल जो है वो उसके सीन के हिसाब से है तो वो डेकोरम कहलाएगी। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म थी हमारी डेनोमा। डेनोमा को कैसे याद करना है, इसका मतलब क्या था कि किसी स्टोरी के फाइनल में हम क्या एक कंक्लूज़न निकालते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन में है डेनोमा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो डे, वो दिन जिस दिन से माँ हमारे साथ नहीं है ना, उस दिन से क्या है मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कंक्लूज़न ये निकला कि माँ की जो अहमियत होती है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। तो डेनोमा, वो दिन जिस दिन से माँ हमारे साथ नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा सफरिंग फेस कर रहे हैं हमारी लाइफ में। तो इसका डेनोमा क्या निकला, इसका कंक्लूज़न क्या निकला कि माँ की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म था हमारा डायट्राइब। डायट्राइब में क्या होता है कि एक एंग्री स्पीच दी जाती है किसी भी कैरेक्टर के थ्रू या ऑथर के थ्रू, जहाँ पे वो अपना गुस्सा दिखा रहा होता है, अपने इमोशन, कैरेक्टर के इमोशंस जो हैं यहाँ पे हाईलाइट किए जाते हैं। तो यहाँ पे डायट्राइब को कैसे याद करेंगे, यहाँ से एक वर्ड दिखाई दे रहा है डाई और ट्राइब। तो यहाँ पे ट्राइब मतलब की होती है जनजाति वगैरह, आदिवासी जनजाति है ना। तो अगर हम किसी ट्राइबल पीपल के क्या है डाई लगा देंगे, बाल काले करने के लिए डाई लगा देंगे, तो क्या है उसको गुस्सा आएगा और वो क्या है एंग्री स्पीच देगा। क्यों वो गुस्सा करेगा, क्योंकि वो तो भाई जड़ी बूटी मेहंदी वेहंदी से अपने बालों को काला करेगा, लेकिन हम तो यहाँ पे आर्टिफिशियल डाई का यूज़ करते हैं। तो ऐसे में क्या है उसकी एक एंग्री स्पीच जो निकलेगी, वो कैरेक्टर का जो इमोशंस बाहर आएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं डायट्राइब। मतलब हमने जो डाई लगाई है किसी ट्राइब के, तो उसका जो गुस्सा बाहर निकल के आया है उसी को हम डायट्राइब कह देंगे। नेक्स्ट लिटरेरी टर्म था हमारा डिकोटोमी। डिकोटोमी से यहाँ पे एक कुत्ते की याद आ रही होगी, कोई टॉमी होएगा, टॉमी नाम का कोई कुत्ता। तो डी को टॉमी मतलब कि दी का जो टॉमी है, दी मतलब जैसे दीदी को बोलते हैं दी, तो दी को टॉमी। तो जो दी का टॉमी था वो क्या है अब मर गया है। तो अब टॉमी के मरने के बाद क्या है मोहल्ले के लोग क्या है दो तरह की बातें बनाएंगे। पहली बात तो ये बनाई जा सकती है कि भाई टॉमी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, बहुत चंचल था। और दूसरी बात क्या बनाई जा सकती है कि बढ़िया मर गया तो सबके घरों में जाया करता था, कहीं पे भी टॉयलेट कर देता था, सबके बर्तनों में मुंह मारता था। तो यहाँ पे भी क्या है डिकोटॉमी में क्या होता है, किन्हीं दो आइडियाज़ या किसी थीम का या फिर कैरेक्टर या कंसेप्ट के बीच में क्या है कॉन्ट्रास्ट होता है, जब दोनों चीज़ें आपस में नहीं मिल रही होती। तो यहाँ पे भी टॉमी के मरने के बाद क्या है मोहल्ले के दो गुट बन गए हैं, जो कि टॉमी को पसंद करते थे और जो कि टॉमी को पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पे भी क्या है दो कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। तो डिकोटॉमी मतलब कि दी का जो टॉमी था उसके मरने के बाद भी यहाँ पे डिकोटॉमी देखने को मिली मोहल्ले के अंदर, कि जो कैरेक्टर्स थे यहाँ पे, जो मोहल्ले के लोग थे, उनके अंदर भी कॉन्ट्रास्ट हो गया। नेक्स्ट था हमारा डिडक्टिसिज्म, जिसको हम डिडक्टिक लिटरेचर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक वापस से वर्ड आ गया दी। दी मतलब कि दीदी, और डैक जो गाना सुनते हैं ना डैक, तो उससे याद कर लेना। तो एक छोटी बहन क्या बोल रही है कि दी जो ये डैक बज रहा है, तो यहाँ इसकी वजह से मुझे ठीक ठीक डिडक्टिक, तो टिक मतलब क्या हो गया ठीक ठीक। तो दी ये जो डैक बज रहा है उसकी वजह से मुझे ठीक ठीक सुनाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो उसमें उसकी जो दी होती है वो उसको क्या है एक मोरल एथिकल टीचिंग क्या देती है कि बहन तो ध्यान लगा के पढ़, और इतना ध्यान लगा के पढ़ कि तेरे को क्या है डैक की आवाज़ ही ना सुनाई दे, है ना। तो यहाँ पे जो डिडक्टिसिज्म में क्या होता था कि हमें एक मोरल वैल्यू जो टीचिंग जो है दी जाती थी। तो डिडक्टिसिज्म में भी क्या है कि दी ने क्या है उसको बहन को क्या है एक टीचिंग दी, मोरल लेसन दिया कि डैक की भी आवाज़ ना आए और इस तरीके से पढ़। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।